के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू डू कंप्लीट सॉलिड स्टेट. वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग in this single video in just 1.5 hours. So let's do it. So guys, if you have not watched our previous video on defects in solids, then you can check out here. And if you have not subscribed our channel, then subscribe and press the bell icon ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे. तो सबसे पहली बात, इस वीडियो में हम सॉलिड्स को एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल में स्टडी करने वाले हैं. तो मॉलिक्यूलर लेवल पे सॉलिड कैसा दिखेगा, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. तो इस वीडियो में हमारा फोकस ये रहेगा. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सॉलिड्स क्या होते हैं. तो इसको हम एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल पे देखते हैं. तो मैंने ये ड्रॉ कर दिए सॉलिड्स के 2 मॉलिक्यूल्स. अब क्योंकि ये एक सॉलिड है तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन होगा. लिक्विड और गैस के मुकाबले सॉलिड्स के मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है एंड वी कॉल दिस स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. तो फिर इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एंड दैट इज स्ट्रॉन्ग. अब क्योंकि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है उस कारण से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी बहुत ही कम होगा. सो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और ये डिस्टेंस होता है शॉर्ट. तो इसमें होगा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस शॉर्ट. तो सॉलिड्स के एटम्स के बीच में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन होता है जिसके कारण से वो बहुत ही क्लोज होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस. सो ये है हमारी पहली चीज. अब इसमें जो एटम्स हैं वो इधर उधर रैंडमली मूव नहीं करते. गैसेस में एटम्स इधर उधर रैंडमली मूव कर सकते हैं बट सॉलिड्स के एटम अपने ही पोजीशन पे रहते हैं. ज्यादा से ज्यादा इनमें ये हो सकता है कि ये वाइब्रेट होंगे. They will vibrate about their mean position. ये एक ही जगह रह के ऑसिलेट करेंगे बट इट विल नॉट मूव. तो ये है हमारा सॉलिड. तो सॉलिड एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे इस तरीके का दिखता है. अब सॉलिड्स में हमारे पास 3 कैटेगरीज आती हैं. फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन, सेकेंड इज एमोर्फस एंड थर्ड इज पॉलीमॉर्फ्स. सो लेट्स स्टडी ईच ऑफ देम वन बाय वन. तो सबसे पहले है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. So here we have our crystalline solid. अब इसमें ये होता है कि सारे एटम्स एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होते हैं. तो हमारे सॉलिड्स में जितने भी एटम्स हैं वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में हैं एंड दैट अरेंजमेंट विल कीप ऑन रिपीटिंग ऑन एंड ऑन. वो अरेंजमेंट बार बार रिपीट होता रहेगा. ये है मेरा एक बेसिक सा ज्योमेट्रिकल पैटर्न. अब हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम्स लगे हुए हैं. तो इस तरीके से हमारे एटम्स अरेंज्ड हैं एंड दिस इज अ फिक्स्ड पैटर्न. अब यही पैटर्न बार बार रिपीट होते रहेगा. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है बट एमोर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता. सो आवर नेक्स्ट इज एमोर्फस सॉलिड. एमोर्फस सॉलिड में एटम्स एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड नहीं होते हैं. दे आर अरेंज्ड रैंडमली. पर ऐसा नहीं है कि एमोर्फस सॉलिड में कोई पैटर्न नहीं होगा. एमोर्फस सॉलिड में भी पैटर्न्स होते हैं बट दैट पैटर्न विल ब्रेक आफ्टर अ शॉर्ट रेंज. थोड़े से ही टाइम के बाद वो पैटर्न ब्रेक हो जाएगा. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है हमारा बिल्कुल फिक्स्ड पैटर्न में और एमोर्फस सॉलिड होता है रैंडम. अब क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में एक और डिफरेंस होता है एंड दैट इज मेल्टिंग पॉइंट. सो लेट्स से कि मेरे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसे मैं मेल्ट करने की कोशिश कर रहा हूं. तो मेल्ट करना क्या होता है? मेल्ट होता है सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में चेंज करना. सो हम सॉलिड को हीट अप करते हैं और उसके कारण से वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है. सो मेरा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है जब मैं उसे मेल्ट करूंगा तो इसका एक सर्टेन मेल्टिंग पॉइंट होगा. इट विल चेंज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. लेट्स से हमारे पास एक क्रिस्टल सॉलिड है और वो 300 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है तो वह उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट होता है. बट एमोर्फस सॉलिड्स आर डिफरेंट. They melt over a wide range of temperature. So ये मेरा कोई amorphous solid और ये 100 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेल्ट होगा. So its melting point is not a sharp melting point. तो ये है amorphous solid. अब नेक्स्ट है polymorphs. तो polymorphs भी क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होता है बट इसमें डिफरेंस ये होता है कि अगर हम इसे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो इसका डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा.
तो जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है कार्बन, तो कार्बन को भी अगर हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे तो वो ऐसा भी दिख सकता है और ऐसा भी दिख सकता है. सो दिस वन इज कॉल्ड ग्रेफाइट एंड दिस वन इज कॉल्ड डायमंड. तो ग्रेफाइट में एक फिक्स्ड पैटर्न है, ये फिक्स्ड पैटर्न बार बार रिपीट होते रहेगा. एंड डायमंड में भी एक फिक्स्ड पैटर्न है, ये फिक्स्ड पैटर्न बार बार रिपीट होते रहेगा. बट डिफरेंट कंडीशंस के कारण ये अलग अलग क्रिस्टल फॉर्म में है. दिस इज ऑल्सो कार्बन एंड दिस वन इज ऑल्सो कार्बन, ये दोनों ही कार्बन है. तो कार्बन को हम कहेंगे पॉलीमॉर्फ्स. पॉलीमॉर्फ्स हम उन सॉलिड्स को कहते हैं जो अलग अलग क्रिस्टल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं. सो कार्बन इज पॉलीमॉर्फ. तो हमने क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस और पॉलीमॉर्फ्स को स्टडी कर लिया है. अब बारी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिटेल में स्टडी करने की. तो अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं क्रिस्टल लैटिस से. तो क्रिस्टल लैटिस हमें पता है कि ये एक 3D पैटर्न होता है जो बार बार रिपीट होते रहता है. हमारे पास एक पैटर्न होता है, वही बार बार 3 डायमेंशंस में रिपीट होते रहता है. सो दैट इज आवर क्रिस्टल लैटिस. अब इस क्रिस्टल लैटिस को अगर हमें स्टडी करना है तो हमें इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट लेना होगा. इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट यूनिट सेल होता है. अब इस यूनिट सेल की स्टडी करके मुझे इस सॉलिड के बारे में पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे. तो ये है एक क्यूबिकल सा स्ट्रक्चर. दिस इज अ क्यूब. अब इस क्यूब के हर एक कॉर्नर पे एक एक स्फीयर्स हैं. दीज स्फीयर्स आर एटम्स. सो दिस इज माई यूनिट सेल फॉर दिस सॉलिड. सो लेट्स स्टडी यूनिट सेल्स. तो यूनिट सेल्स के जो टाइप हम पढ़ने वाले हैं वो है ये सारे. तो सबसे पहले है सिंपल क्यूबिक सेल. अब सिंपल क्यूबिक सेल एक नॉर्मल सा क्यूब होता है. इस क्यूब में 8 कॉर्नर्स हैं, हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम्स लगे हुए हैं. सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक सेल और इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं SCC. अब नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड सेल. तो फेस सेंटर्ड सेल को हम लिखते हैं FCC. तो फेस सेंटर्ड सेल में हमारे पास एक यूनिट सेल होता है और यूनिट सेल के हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम्स लगे होते हैं. सो दिस इज आवर फेस और इस फेस के सेंटर को हम कहेंगे फेस सेंटर. अब इस यूनिट सेल में हमारे पास टोटल 6 फेस सेंटर्स हैं और हर एक फेस सेंटर पे हमारे पास एक एक एटम होगा. तो ये रहा हमारा टॉप और बॉटम फेस और इन दोनों फेसेस के सेंटर पे हमारे पास एक एक एटम होगा. और ये है हमारा फ्रंट एंड बैक फेस. इन दोनों फेसेस के सेंटर पे भी हमारे पास एक एक एटम होगा. एंड दीज आर लेफ्ट एंड राइट फेसेस. इन दोनों पे भी हमारे पास एक एक एटम होगा. तो यहाँ पे हर फेस सेंटर पे एक एक एटम हमने डाल दिया. सो दिस सेल इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड सेल. इसके कॉर्नर्स पे भी एटम्स होते हैं और इनके फेसेस पे भी एक एक एटम होते हैं. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट सेल पे एंड दैट इज बॉडी सेंटर्ड सेल. बॉडी सेंटर्ड सेल को हम लिखते हैं BCC से. तो बाकी के यूनिट सेल्स के तरह ही इस यूनिट सेल में भी हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम्स लगे होंगे. अब चलते हैं हम इसके नाम पे. इसका नाम है बॉडी सेंटर्ड, यानी कि बॉडी के सेंटर पे. अब ये जो मेरा यूनिट सेल है इसके बॉडी के सेंटर पे हम एक एटम और डालेंगे. सो ये है हमारा एटम, ये है बिल्कुल इस बॉडी के सेंटर पे. सो अब ये बन गया है पूरा बॉडी सेंटर्ड सेल और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं BCC. अब हमारा फोर्थ टाइप है एंड सेंटर्ड सेल और इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे ECC. तो सबसे पहले हम एक यूनिट सेल बनाएंगे और यूनिट सेल के हर एक कॉर्नर पे हम एक एक एटम लगा देते हैं. अब इसका नाम है एंड सेंटर्ड. तो ये है मेरा टॉप फेस और ये है बॉटम फेस. तो ये है मेरे बिल्कुल 2 ऑपोजिट एंड्स और इन दोनों एंड के सेंटर्स पे हमारे पास एक एक एटम होगा. एक एटम ऊपर होगा, एक एटम बॉटम में होगा. सो एंड सेंटर्ड सेल कुछ इस तरीके का दिखेगा. तो ये थे 4 यूनिट सेल्स जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स डू देम इन डिटेल इन दिस वीडियो. सो अब हम टॉपिक करने जा रहे हैं कंट्रीब्यूशन. तो ये है मेरा एक यूनिट सेल और इस पे मैंने डाला है एक एटम
दिस इज माई स्फेरिकल एटम हेयर ऑन दिस यूनिट सेल। अब इस एटम का हर पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर नहीं आ रहा है। इस यूनिट सेल में इस एटम का सिर्फ कुछ ही पार्ट आ रहा है, बाकी का पार्ट इस यूनिट सेल से बाहर है। तो इस यूनिट सेल में इस एटम का कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना है। हम एटम के सिर्फ उस पार्ट को देखेंगे जो इस यूनिट सेल के अंदर है और बाकी के पार्ट को हम करेंगे इग्नोर। तो अब हम देखते हैं बॉडी सेंटर में, ये है मेरा यूनिट सेल और इसके बॉडी सेंटर में एक एटम है। अब ये जो एटम है ये पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर है, तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1। अब चलते हैं हम अपने फेस सेंटर पे। ये है मेरा यूनिट सेल और इसके फेस के सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट है। इसमें आधा पार्ट यूनिट सेल के अंदर होगा और आधा एटम यूनिट सेल के बाहर होगा। तो इस एटम का कंट्रीब्यूशन है 1/2। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। ये है मेरा एक एज और इस एज पे एक एटम लगा हुआ है। अब ये एटम 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, तो इस यूनिट सेल के अंदर सिर्फ 4 में से एक पार्ट ही प्रेजेंट है। सो इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/4। अब देखते हैं कॉर्नर पे। अब ये जो कॉर्नर पे एटम होता है ये 8 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और यूनिट सेल के अंदर सिर्फ इसका एक ही पार्ट होता है, तो इसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो अब इसे यूज करेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड दैट इज फाइंडिंग आउट नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, और इसे हम Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल क्यूबिक सेल क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड सेल क्या होता है, फेस सेंटर्ड सेल क्या होता है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, और इस चीज को हम Z से डिनोट करते हैं। तो ये है मेरा सिंपल क्यूबिक सेल। अब सिंपल क्यूबिक सेल में हमारे पास 8 कॉर्नर्स होते हैं और हर कॉर्नर पे एक एक एटम लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें टोटल 8 एटम्स लगे हैं। पर हमें ये देखना है कि इस यूनिट सेल के विद इन सिर्फ यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स हैं। सो दैट इज आवर एम। तो हमें पता है कि जो भी कॉर्नर पे एटम्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। हमारे पास यहाँ पे 8 एटम्स हैं और हर एटम कॉर्नर पे है, और कॉर्नर पे है तो उनका कंट्रीब्यूशन है 1/8। सो वी विल मल्टीप्लाई 8 इंटू 1/8। तो इसका आंसर आया 1। तो भले ही यहाँ पे 8 एटम्स लगे हों कॉर्नर पे, बट यूनिट सेल के अंदर ये सिर्फ एक एटम्स के बराबर है। तो सिंपल क्यूबिक सेल के लिए हमारा Z है 1। अब चलते हैं हम अपने बॉडी सेंटर्ड सेल में। तो बॉडी सेंटर्ड सेल के बारे में हमें पता है कि उसके कॉर्नर्स पे एटम्स लगे होते हैं और उसके बॉडी सेंटर पे एटम लगे होते हैं। तो कॉर्नर के लिए अभी हमने कैलकुलेट किया, कॉर्नर पे होते 8 एटम्स और हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो इनका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है 1। अब इसके बाद है हमारे पास बॉडी सेंटर। बॉडी के सेंटर में जो एटम है वो पूरा का पूरा इस यूनिट सेल के अंदर है, तो उसका कंट्रीब्यूशन है 1। तो इस यूनिट सेल के अंदर कितने एटम हैं? तो कॉर्नर वालों के कारण एक एटम और बॉडी सेंटर वाले के कारण एक एटम, तो इसमें ओवरऑल हैं 2 एटम। तो बॉडी सेंटर्ड सेल के लिए हमारा Z होगा 2। अब चलते हम अपने नेक्स्ट पे, एंड दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूब। तो फेस सेंटर्ड क्यूब के हर एक कॉर्नर पे हमारे पास एटम्स होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन होगा 1 एटम के इक्विवेलेंट। तो वो चीज तो हमें पता है ही। अब चलते हैं हम फेस पे। तो इसके पास 6 फेसेस हैं और फेस वाले एटम्स का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। सिर्फ इनका आधा पार्ट ही यूनिट सेल के अंदर होता है। तो फेस के 6 एटम्स इसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे? तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे 6 इंटू 1/2। सो दिस इज इक्वल टू 3। तो फेस सेंटर्ड एटम के कारण इसमें टोटल 3 एटम्स आ रहे हैं। तो कॉर्नर्स वाले के कारण हमारे पास आया एक एटम और फेस सेंटर्स के कारण आया हमारे पास 3 एटम्स। तो इसका Z होगा 1 + 3 और वो होगा 4। तो भले ही इसके कॉर्नर पे 8 एटम हो और फेस पे टोटल 6 एटम्स हो, यानी कि इसके आसपास टोटल 14 एटम है, बट इसका कंट्रीब्यूशन है टोटल 4, यानी कि इस यूनिट सेल के अंदर सिर्फ 4 के इक्विवेलेंट एटम आ रहे हैं। सो दिस इज आवर Z। एंड आपको ये चीज याद रखनी है कि सिंपल क्यूबिक सेल के लिए Z होता है 1, बॉडी सेंटर्ड सेल के लिए Z होता है 2
और फेस सेंटर्ड सेल के लिए होता है Z4। सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो अब हम कॉन्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं। वी विल फाइंड फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड यूजिंग कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट। तो यहां पे हमें दिया हुआ है सोडियम, टंगस्टेन और ऑक्सीजन। जो सोडियम है वो बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है, जो टंगस्टेन है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, और जो ऑक्सीजन है वो सारे के सारे एज सेंटर्स पे प्रेजेंट है। तो ये चीज हमें दी हुई है। तो इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके मुझे इस कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना है। सो दैट इज माई टास्क। तो यहां पे हम यूज करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट। सो लेट्स यूज कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट। सो हमारे बॉडी सेंटर में एक सोडियम एटम है। दिस इज माई बॉडी सेंटर, और यहां पे हमारे पास एक सोडियम एटम है। तो इससे मुझे यह पता चल रहा है कि सोडियम हमारे पास होगा 1। तो अब हम देखते हैं टंगस्टेन। तो टंगस्टेन हमारे हर एक कॉर्नर पे है। हमारे पास टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं। 8 कॉर्नर पे हमारे पास टंगस्टेन है। तो टंगस्टेन है हमारे पास 8, और हमें यह पता है जो कॉर्नर पे एटम होते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो ये जो 8 एटम है, हर एक एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन है 1/8। तो टंगस्टेन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 1। तो इसमें एक टंगस्टेन है। तो भले ही यहां पे 8 टंगस्टेन हो, बट यूनिट सेल के अंदर सिर्फ एक ही टंगस्टेन है। अब चलते हैं हम एच सेंटर पे। तो जो हमारा ऑक्सीजन है वो एच सेंटर पे है। तो हमें यह पता है कि क्यूब में 12 एजेस होते हैं। तो यहां पे है 12 एजेस, और हर एज पे जो एटम होता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/4। सो विल मल्टीप्लाई इट विथ 1/4। तो ऑक्सीजन होगा 3, तो सोडियम हुआ 1, टंगस्टेन हुआ 1, और ऑक्सीजन हुआ 3। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं NaWO3। तो ये हो गया इस कंपाउंड के लिए हमारा फॉर्मूला। अब चलते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल पे। अब हमें एक कंपाउंड दिया है जिसमें सोडियम और क्लोरीन है, और हमें इसका फॉर्मूला निकालना है। तो जो सोडियम है वो हमारे सारे कॉर्नर्स पे है और सारे के सारे फेसेस पे है, और जो क्लोरीन है वो एच सेंटर्स पे है और वो बॉडी सेंटर पे है। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके मुझे ये पता लगाना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो जो हमारा सोडियम है वो सारे के सारे कॉर्नर्स पे है और सारे के सारे फेसेस पे है। दिस इज माई यूनिट सेल। इसमें टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, और जो कॉर्नर वाले एटम होते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो कॉर्नर वाले एटम होंगे हमारे पास टोटल 8 × 1/8 यानी कि 1। अब बारी है फेसेस की। तो यूनिट सेल में टोटल 6 फेसेस होते हैं। सो विल राइट 6, और हमें यह पता है जो फेस पे एटम होते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/2। सो विल मल्टीप्लाई दिस विथ 1/2। तो ये आ जाएगा 3। तो मेरे पास कॉर्नर पे है एक एटम और फेस पे है 3 एटम, यानी कि मेरे पास है टोटल 4 एटम। तो इस यूनिट सेल के अंदर सोडियम के सिर्फ 4 एटम हैं। अब चलते हैं हम क्लोरीन पे। तो जो क्लोरीन है वो एच सेंटर्स पे है। तो हमें पता है कि क्यूब में होते हैं टोटल 12 एजेस। तो हमने लिख दिया 12। जो एच पे एटम होते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/4। तो इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 से। तो इसे कट करने पे हमें मिलेगा 3। अब देखते हैं हम बॉडी सेंटर पे। तो बॉडी सेंटर पे जो एटम होता है वो होगा एक पूरा का पूरा एटम। सो बॉडी सेंटर के कारण है कॉन्ट्रीब्यूशन 1। तो क्लोरीन के हमारे पास 3 एटम है एच सेंटर के कारण, और एक एटम है बॉडी सेंटर के कारण। तो क्लोरीन के हमारे पास है टोटल 4 एटम। तो सोडियम है हमारे पास टोटल 4, और क्लोरीन भी है हमारे पास टोटल 4। अब ये 4 से 4 कट जाएगा एंड वी विल गेट NaCl। तो सोडियम और क्लोरीन से हमें मिलेगा NaCl। सो ये था हमारा एक और एग्जाम्पल। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम इस टॉपिक में यूनिट सेल को स्टडी करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल। तो हमारे पास यूनिट सेल के ये सारे टाइप्स होते हैं: सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल एंड फेस सेंटर्ड सेल। तो ये है मेरे 3 यूनिट सेल्स,
और अब हम इनकी ज्योमेट्री को स्टडी करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम करते हैं सिंपल क्यूबिक सेल से। तो ये है मेरा एक सिंपल क्यूबिक सेल। इसके 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर पे एक एक एटम लगा हुआ है। सो दिस इज अ सिंपल क्यूबिक सेल। अब ये जो यूनिट सेल का एज है, ये है इसके एजेस, और जो ये एज है उसका लेंथ है ए हम कहते हैं यूनिट सेल के एज को। सो दिस इज आवर फर्स्ट थिंग। अब ये है मेरे एटम्स, हर कॉर्नर पे हमारे पास एक एक एटम्स लगे हुए हैं और इन एटम्स का होगा एक रेडियस। सो ये मैंने ड्रॉ किया हुआ एटम, ये है इसका रेडियस एंड r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम। तो ये है हमारी दूसरी चीज। और तीसरी चीज है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम। तो नियरेस्ट एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम। सो d इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम। तो हमारे को अब इन तीनों के बीच में रिलेशन देखना है। हमें a, d और r इन तीनों के बीच में रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम एक एज को पकड़ते हैं। दिस इज माई एज। तो ये है मेरा यूनिट सेल, इसके कॉर्नर पे एटम्स लगे हुए हैं। तो मैंने ये एटम्स को थोड़ा स्मॉल बनाया है, बट ये एटम्स बड़े होंगे। ये एटम्स इतने छोटे नहीं होंगे, ये एटम्स बड़े होंगे। और ये एटम्स के बीच में इतना गैप नहीं होगा, इन एटम्स के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। रियलिटी में ये एटम्स काफ़ी बड़े होंगे और ये एटम्स एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे। तो ये कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पे हमने एटम्स इतना स्मॉल और इन दोनों के बीच में गैप इतना दिया हुआ है, वो इसलिए बिकॉज वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट इट। बट रियलिटी में क्या होगा, ये एटम्स काफ़ी बड़े होंगे, ये सारे एटम्स काफ़ी बड़े होंगे और इनके बीच में कांटेक्ट होगा। तो ये है मेरा एक एज और इस पे लगे हुए 2 एटम्स बिल्कुल एंड्स पे। तो इसको अगर हम रियलिटी में ड्रॉ करें तो ये है मेरा एक एटम, ये है मेरा दूसरा एटम। इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। ये गैप हमने इसलिए बनाया है बिकॉज वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट इट, दैट्स वाई वी हैव मेड अ गैप। बट यहां पे कोई गैप नहीं होगा, ये दोनों बिल्कुल कांटेक्ट में होंगे इस तरह से। तो ये है इसका सेंटर, ये है इसका सेंटर, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। अब इस सेंटर से लेके इस सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा यूनिट सेल का एज। दिस इज माई ए, दिस इज माई यूनिट सेल्स एज, दिस इज दैट थिंग। अब ये दोनों जो एटम्स हैं इनका कुछ रेडियस होगा और रेडियस क्या है, r। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस r और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस r। सो ये है मेरे 2 एटम्स और उनका रेडियस है स्मॉल r। अब यहां से मुझे रिलेशन मिल जाएगा a और r के बीच में। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो मेरा a है वो r प्लस r के बराबर है। सो a इज इक्वल टू r प्लस r। तो ये आ गया 2r। तो मेरा जो यूनिट सेल का एज है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम। अब डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम, ये है मेरे 2 एटम और ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। तो ये हो गए नियरेस्ट एटम और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी हम कैसे मेजर करेंगे, हम एक सेंटर से दूसरे सेंटर की ओर जाएंगे एंड वो वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम। अब आप देख सकते हो कि जो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम है दैट इज इक्वल टू a। सो माई डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम इज इक्वल टू a यूनिट सेल्स एज विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो ये है मेरा कंक्लूजन। अब पॉइंट ये है कि क्या हमें ये चीज याद रखनी होगी। सो इसमें मुझे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। मुझे ये पता होना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक सेल कैसा दिखता है और फिर मुझे ये पता होना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक सेल के एटम्स इस तरीके से डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे और उसके बाद हम अपना कॉमन सेंस लगा के ये रिलेशंस खुद बना सकते हैं। तो ये था कंक्लूजन हमारा सिंपल क्यूबिक सेल के लिए। तो सिंपल क्यूबिक सेल हो गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पे एंड दैट इज बॉडी सेंटर्ड सेल। तो बॉडी सेंटर्ड सेल के भी कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं और एक बॉडी के सेंटर पे एटम होता है। तो ये रहे मेरे डायगोनल, ये मेरे 2 ऑपोजिट कॉर्नर्स, एक डायगोनल ये और ये है 2 ऑपोजिट कॉर्नर्स, एक डायगोनल है ये। अब इन दोनों डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन होता है दैट इज आवर बॉडी सेंटर। सो दिस इज बॉडी सेंटर। अब जैसे SCC में
ये दोनों एटम्स बिल्कुल कांटेक्ट में थे, बट इस टाइम ये एटम्स बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं होंगे, ये एटम्स बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होंगे। अब ऐसा इसलिए, पहले हमारे बॉडी सेंटर में कुछ नहीं था तो इसलिए ये डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, बट अब बॉडी सेंटर में एक एटम होने के कारण इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, बट डायरेक्ट कांटेक्ट इनके बीच में होगा, इस वाले एटम के बीच में, इस वाले एटम के बीच में, इस वाले एटम के बीच में। ये तीनों एटम डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, बट ये जो बाकी के एटम्स हैं, ये एज वाले एटम्स, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होंगे। तो इस पॉइंट को मैं कह देता हूं ए, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं बी, और इस पॉइंट को मैं कह देता हूं सी। ए बी में बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट होगा एंड बी सी में हमारे पास ये दो एटम्स होंगे और ए सी एज इट इज। तो इस चीज को हम ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये होगा कुछ ऐसा, दिस चेन, दिस इज माई ए बी। तो ये रहे मेरे दो कॉर्नर वाले एटम्स, ये है मेरा बॉडी सेंटर वाला एटम, और ये है बी सी। एक एटम इधर, एक एटम इधर, एक एटम इधर, एक एटम इधर, पर इनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। एंड ये है ए सी, ये वाला एटम ए, ये वाला एटम सी, इन दोनों के बीच में है ए सी। सो दिस इज दैट। तो बी सी का मुझे पता है कि बी सी होगा ए, दिस इज यूनिट सेल्स एच। तो बी सी हो गया ए। एटम्स का मुझे पता है कि इस एटम का रेडियस होगा आर, इस एटम का रेडियस होगा आर, और इसका होगा आर प्लस आर, ये दो है, तो ये हो गया 2r। तो ये है हमारा बॉडी डायगोनल। अब AC का क्या होगा? तो ये मैं बॉटम वाला फेस पकड़ के इसको ड्रॉ करता हूं। तो बॉटम वाला फेस कैसा होगा? तो इस बॉटम वाले फेस को मैंने इधर ड्रॉ कर दिया है, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब ये रहा मेरा A एटम, ये है मेरा C एटम, ये A एटम, ये रहा C एटम, और मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस AC, सो दैट इज माई एम। अब मुझे पता है कि इतने का लेंथ होगा A, यूनिट सेल का एज, ये भी यूनिट सेल का ही एज है, इसका भी लेंथ होगा A। तो A और A मैंने यहां पे लिख दिया। अब इसको मैं नाम दे देता हूं D। तो हमें पता है कि यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, इस वाले पार्ट पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। सो इसका होगा AC इज इक्वल टू अंडर रूट AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। सो दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके मैं हाइपोटेन्यूज का लेंथ निकाल सकता हूं। सो दैट इज माई पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां पे AD की वैल्यू है A और DC की वैल्यू है A। सो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा अंडर रूट 2A। सो हमारे AC की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2A। तो मैं AC की वैल्यू यहां पे लिख देता हूं अंडर रूट 2A। अब यहां पे भी मैं सेम ही काम करूंगा। अब इस पार्ट में भी मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। तो हमारा हाइपोटेन्यूज AC आ गया अंडर रूट 2A। अब इसको मैंने यहां पे लिख दिया। अब यहां पे भी हमें सेम ही काम करना है। अब हम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमें A और R के बीच में रिलेशन मिल जाएगा BCC के लिए। सो लेट्स डू इट। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सो दिस इज माई पाइथागोरस थ्योरम। अब जो AB है दैट इज इक्वल टू R प्लस 2R प्लस R, दैट इज इक्वल टू 2R प्लस R 3R, 3R प्लस R 4R। सो ये जो मेरा AB है दैट इज इक्वल टू 4R, और BC है A, सो A स्क्वायर, और जो AC होता है दैट इज अंडर रूट 2A। सो AC इज अंडर रूट 2A का होल स्क्वायर। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं, और यहां से हमें मिलेगा R और A के बीच में रिलेशन। सो दिस इज 4R स्क्वायर, ये है A स्क्वायर, अंडर रूट 2A का होल स्क्वायर होगा 2A स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करने पे हमें मिलेगा 3A स्क्वायर। 4R स्क्वायर आ गया 3A स्क्वायर के बराबर। अगर हम यहाँ पे से स्क्वायर हटाते हैं तो हमें इधर अंडर रूट डालना पड़ेगा। सो इट विल बिकम 4R इज इक्वल टू अंडर रूट 3A स्क्वायर। अब इस चीज को अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3A। सो 4R इज इक्वल टू अंडर रूट 3A। सो इट विल बी R इज इक्वल टू अंडर रूट 3 by 4A।
तो मैंने 4 इधर शिफ्ट कर दिया, तो उसके कारण मुझे मिला √3/4a. सो दैट इज रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड यूनिट सेल्स h. सो ये था बेसिक सा मैथ्स. सो इट्स डन. अब आता है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम. तो हमें दो सबसे नियरेस्ट एटम देखने हैं. ये दोनों एटम, दीज आर नियरेस्ट एटम. इतना पार्ट होगा हमारा r और इतना पार्ट है r. इसे मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूं. दिस मच इज r, दिस मच इज r. तो ये है मेरा डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम. सो माई डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम इज इक्वल टू r प्लस r, और वो आएगा 2r के बराबर. तो हमारा d आया 2r के बराबर. सो d इज इक्वल टू 2r. अब यहां पे हम r पुट करके देखते हैं. तो r था √3/4a, मैंने पुट कर दिया. अब 2 से 4 कटेगा तो आ जाएगा 2. सो इट विल बी √3/2a. तो ये है मेरा BCC के लिए रिलेशन जो मुझे लर्न करना है. अब मैं चलता हूं FCC पे. अब बारी है फेस सेंटर्ड सेल की. तो ये है मेरा फेस सेंटर्ड सेल. तो इसके कॉर्नर्स पे भी एटम है और फेस के सेंटर्स पे भी एटम है. सो दिस इज फेस सेंटर्ड सेल. अब जो फेस सेंटर्ड सेल होता है उसमें क्या होगा? अब फेस सेंटर्ड सेल में हमारे पास फेसेस पे एटम है. तो इस एटम और इस एटम और इस एटम, इन तीनों एटम के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, बट इनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा. सो इसको मैं ड्रॉ करके देखता हूं. तो ये मैंने एक फेस ले लिया है और इसको मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है. ये है कॉर्नर के एटम्स और ये है एक फेस सेंटर वाला एटम. अब इसको मैं और एक्सटेंड करके ड्रॉ करता हूं. तो ये मेरा AC और ये रहा CD और ये रहा AD. AC CD AD. अब इसका रेडियस होगा R, इसका भी रेडियस होगा R, और R प्लस R 2R. अब यहां पे हम देखते हैं, ये है मेरा यूनिट सेल का H, ये भी मेरा यूनिट सेल का H. यूनिट सेल के H का लेंथ होता है A. तो ये हमें पता है. अब हम इस पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम. सो लेट्स यूज पाइथागोरस थ्योरम. सो पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. अब जो AC है वो होगा R प्लस 2R प्लस R, यानी कि 4R. जो CD है दैट इज A, सो A स्क्वायर. AD है वो भी A है, सो A स्क्वायर. सो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर. तो हमारे पास आया 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर. अब मैं ये स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट, और इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा √2a. और 4 को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो मुझे मिलेगा √2/4a. जो 4 है उसे मैंने लिख दिया 2 × 2. अभी जो √2 है वो इस 2 से जाएगा तो हमें मिलेगा √2. सो r इज इक्वल टू a/2 √2. तो ये है मेरा रेडियस और यूनिट सेल के H के बीच में रिलेशन. अब हम देखते हैं ये चीज, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम. तो ये है मेरे दो नियरेस्ट एटम. इसका रेडियस r, इसका भी रेडियस r, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम. सो d इज इक्वल टू 2r. तो बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही r की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं. 2 से 2 गया तो हमें मिलेगा a/√2. सो मेरा जो d है दैट इज इक्वल टू a/√2. अब मैंने फेस सेंटर्ड सेल के लिए ये रिलेशन निकाले. तो अब हम इस चीज को कंक्लूड करते हैं. तो सिंपल क्यूबिक सेल के लिए हमारे पास ये रिलेशन आए, BCC के लिए हमारे पास ये रिलेशंस आए, और FCC के लिए हमारे पास ये रिलेशंस आए. तो अगर आपको यूनिट सेल का एज दिया हुआ है तो उससे यूज करके आप रेडियस ऑफ एटम निकाल सकते हो. यू कैन फाइंड आउट रेडियस ऑफ एटम्स एंड डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम. सो ये है अल्टीमेट कंक्लूजन जो आपको काफी जगह काम आएंगे. सो दैट इज डन. अब चलते हैं हम आगे. अब आ रही है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की. तो ये है मेरा एक यूनिट सेल और मैं इसकी डेंसिटी निकालूंगा. तो डेंसिटी का फॉर्मूला मुझे पता है. डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम. अब क्योंकि हम यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल रहे हैं तो जो मुझे मास चाहिए वो होना चाहिए मास ऑफ यूनिट सेल, और जो हमें वॉल्यूम चाहिए वो वॉल्यूम भी हमें चाहिए यूनिट सेल का. तो
हमें पहले मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है और फिर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है। फिर उन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तब हमें मिलेगा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो ये है मेरा एक यूनिट सेल और ये है इसके एटम्स। तो मैंने एक एटम यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है और ये रहा इस एटम का रेडियस r। r इज रेडियस ऑफ दिस एटम। तो जितने भी यहाँ पे एटम्स लगे हुए हैं उनका रेडियस है स्मॉल r। एंड नेक्स्ट थिंग इज a, दिस इज यूनिट सेल्स एज। तो ये हमें पता है कि जितने भी एजेस हैं उनका लेंथ है a। तो सबसे पहले हम इस यूनिट सेल का मास निकालते हैं। अब इस यूनिट सेल का जो मास है वो किसके कारण होगा? वो होगा एटम्स के कारण। तो इसमें जितने भी एटम्स हैं उनके कारण इसका मास होगा। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट मास इज बिकॉज ऑफ एटम्स। तो एक एटम का जो मास है उसको मैं कह देता हूं स्मॉल m। पर हमारे पास अलग अलग कंडीशन में अलग अलग केस होगा। सिंपल क्यूबिक सेल में हमारे पास ओवरऑल 1 एटम होते हैं, बट BCC में हमारे पास 2 एटम्स होते हैं और FCC में हमारे पास 4 एटम्स होते हैं। तो ये है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो इसे हम Z से डिनोट करेंगे। Z इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। सो मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू Z इंटू M। सिंपल क्यूबिक सेल के लिए हो जाएगा 1 इंटू M, यानी कि उसमें एक ही एटम है तो एक ही एटम का मास होगा। BCC में 2 एटम है तो ये हो जाएगा 2 इंटू M, और FCC में 4 एटम है तो ये हो जाएगा 4 इंटू M। सो मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू Z इंटू M। तो ये चीज हम यहां पे लिख लेते हैं। अब आगे आता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये रहा मेरा यूनिट सेल और इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो ये क्यूब है तो यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सो जो ये मेरा यूनिट सेल है वो एक क्यूब है और क्यूब के सारे एजेस बराबर होते हैं। ऑल ऑफ दीज एजेस आर इक्वल। सभी का डायमेंशन होगा a और इसका वॉल्यूम होता है a इंटू a। तो ये आ गया a क्यूब। सो जो हमारा यूनिट सेल का एज है वो पिकोमीटर में मेजर किया जाता है। सो ये जो भी a है वो सारे के सारे पिकोमीटर में है। तो इसका यूनिट आ गया पिकोमीटर क्यूब। अब एक पिकोमीटर क्यूब में 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है। वैसे तो वॉल्यूम पिकोमीटर क्यूब में आया है बट इट शुड बी इन सेंटीमीटर क्यूब। सो 1 पिकोमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। सो मैं ये यहां पे लिख लेता हूं a क्यूब इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं। अब ये जो मास है दैट इज मास ऑफ 1 एटम। तो ये है मास ऑफ 1 एटम। तो इसे हम कैसे मेजर करेंगे अब हम ये देखते हैं। तो यहां पे लगेगा अब मोल कॉन्सेप्ट। लेट्स से कि ये सोडियम का यूनिट सेल है तो इसमें जितने भी एटम्स होंगे वो सोडियम के होंगे। तो अब जो सोडियम है उसका मुझे मोलर मास पता होगा। मोलर मास हमें हर कंपाउंड का पता होता है। सो वी कैन यूज दैट मोलर मास थिंग टू फाइंड आउट मास ऑफ 1 एटम। तो एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतने एटम्स का जो मास होता है दैट इज मोलर मास। दिस इज 1 मोल और 1 मोल का जो मास होता है दैट इज मोलर मास। तो 1 मोल के मास को हम कहते हैं मोलर मास। अब मोलर मास हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता होती है। जैसे सोडियम है, सोडियम का मोलर मास हमें पता है। सोडियम का मोलर मास होता है 23। एल्यूमिनियम का मोलर मास हमें पता है। एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है 27। सो ये एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो हमें पता होती है। तो इस चीज को यूज करके हम मास ऑफ 1 एटम निकाल सकते हैं। सो अगर इतने एटम्स का मास इतना है
तो एक एटम का मास होगा m/6.022 इंटू 10⁻23। तो ये होगा एक एटम का मास। तो जो मेरा स्मॉल m है दैट इज इक्वल टू दिस थिंग। अब ये जो वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 दैट इज इक्वल टू n0। तो उसको हम शॉर्ट में n0 लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू m/n0। सो जो मास ऑफ वन एटम है दैट इज इक्वल टू m/n0। अब इसी को हम यहां पे पुट करेंगे। सो लेट्स डू इट। सो मेरा जो यूनिट सेल का डेंसिटी है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं z इंटू m अपॉन a क्यूब इंटू 10⁻30 इंटू n0। एंड दिस n0 is equal to 6.022 into 10⁻23 and this capital M is equal to molar mass और ये जो A है that is unit cells H and this A should be in picometer और Z होता है number of atoms per unit cell और ये जो मेरा unit cell का density है वो ultimately आएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। We will put all these values and ultimately जो हमें density मिलेगा दैट शुड बी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब इसे हम यूज करेंगे। तो अब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास सोडियम है और जो सोडियम है वो BCC में है दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूब एंड उसका डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम है 365.9 पिकोमीटर। तो हमें इसका निकालना है डेंसिटी। We want to calculate its density। तो डेंसिटी निकालने के लिए हमें Z चाहिए, M चाहिए, A चाहिए। तो Z हमें पता है ये BCC है तो BCC के लिए Z होता है 2 तो वो हमें पता है। तो ये Z हमने निकाल लिया। अब बारी है मोलर मास की। तो जो सोडियम होता है उसका मोलर मास होता है 23 तो ये भी हमें मिल गया। वी हैव दिस। अब आगे आता है A यूनिट सेल्स H। ये है मेरा यूनिट सेल, इसका लेंथ ये चीज हमें नहीं दी हुई है बट हमें ये दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम। तो ये क्योंकि BCC है और इसके लिए हम D और A के बीच में रिलेशन जानते हैं सो वी कैन यूज दैट। तो जो बॉडी सेंटर्ड सेल होता है उसमें D होता है √3/2a। सो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट। हमने इसके बारे में स्टडी की है अभी रिसेंटली। सो ये वो है। तो बॉडी सेंटर्ड सेल के लिए हमारे पास ये रिलेशन होता है D इज इक्वल टू √3/2a। अब इसे यूज करके मैं A की वैल्यू निकाल सकता हूं। सो A विल बी 2/√3d। अब d की वैल्यू हम यहां पे पुट करते हैं। अब √3 नीचे है तो इसे हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो √3 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट 2√3/3 इंटू 365.9 पिकोमीटर। अब आगे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो √3 है वो होगा 1.732। सभी वैल्यू को पुट करने के बाद हम इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। सो A आ जाएगा हमारे लिए 422.5 पिकोमीटर। सो दिस इज माई यूनिट सेल्स H। तो ये चीज भी निकल गई और n0 हमें पता है n0 होता है 6.022 इंटू 10⁻23 तो वो भी हम पुट कर देंगे। सो लेट्स पुट ऑल ऑफ दीज वैल्यूज एंड फाइंड यूनिट सेल्स डेंसिटी। सो इसको अभी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, यू कैन कैलकुलेट इट बाय योरसेल्फ एंड इसका अल्टीमेटली आंसर आएगा 1.51 और हमें यह पता है कि जो डेंसिटी होता है उसका अल्टीमेट यूनिट आता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस डेंसिटी शुड बी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरे इस यूनिट सेल की डेंसिटी होगी 1.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज डन। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहां पे हमें नाइओबियम का यूनिट सेल दिया हुआ है
और नाइओबियम की डेंसिटी होती है 8.55, मोलर मास इसका होता है 92.9 U, और ये BCC स्ट्रक्चर होता है। तो BCC स्ट्रक्चर के लिए हमें पता है कि उसमें 2 एटम्स होते हैं, सो इसका Z होगा 2। और हमारा एम ये है कि मुझे यहाँ पे यूनिट सेल से एच निकालना है। आई वॉन्ट टू फाइंड लेंथ ऑफ दिस यूनिट सेल। तो ये चीज़ कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो यूनिट सेल के डेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है Z इंटू एम ए क्यूब इंटू 10⁻30 इंटू N0। तो ये है हमारे यूनिट सेल की डेंसिटी का फॉर्मूला। अब हमें वैल्यूज दी हुई हैं, हम यहाँ पे एक एक करके सारी वैल्यूज डालते हैं। तो हमने सारे के सारे वैल्यू पुट कर दिए हैं। अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। वी वॉन्ट टू फाइंड आउट ए, सो ए क्यूब को हम इधर ले जाते हैं और बाकी सारी वैल्यूज को इधर ले आते हैं। तो ए क्यूब की वैल्यू ये आ गई। सो ए क्यूब इज दिस थिंग। तो इस चीज को आप सॉल्व कर लेना, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट हेयर, बट इसका आंसर आएगा 3.61 इंटू 10⁻7। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये मिल रहा है। यू कैन सी कि यहाँ पे क्यूब है, तो इस क्यूब को सॉल्व करने के लिए हमारे को यहाँ पे इसका क्यूब रूट करना होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसे इस तरीके से लिख लेता हूँ। तो इसे मैंने इस तरीके से इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे 10⁻7 लिखा हुआ था। तो 7 का क्यूब रूट करना मुश्किल है, बट यहाँ पे 10⁻6 है और इसका क्यूब रूट करना आसान है। सो वी चेंज्ड इट इनटू दिस फॉर्म। मैंने इसे इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज कर लिया। अब हम इसका क्यूब रूट निकालना शुरू करेंगे। तो इसका क्यूब रूट करने के बाद जब मैं ये क्यूब यहां पे ले जाता हूं तो यहां पे क्यूब रूट आएगा, और क्यूब रूट के कारण यह आ जाएगा 36.15 की पावर 1/3। ये इसका क्यूब रूट है। और जब हम 10⁻6 का क्यूब रूट करेंगे तो यहां पे भी आएगा 10⁻6 इंटू 1/3। तो 3 से 6 जाएगा और फाइनली हमें मिलेगा 2। तो ये चीज क्यूब रूट से तो सॉल्व हो गई, बट बचा ये पार्ट। तो इस पार्ट को हम कैसे निकालेंगे, दैट इज द मेन थिंग। तो इस चीज के लिए हमें लॉग यूज करना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स यूज इट। तो इसको मैं x लिख लेता हूं। सबसे पहले मैं ये x को पूरा अच्छी तरीके से सॉल्व करता हूं। सो माई x इज 36.1 का क्यूब रूट। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए मुझे यहां पे लॉग लगाना पड़ेगा। लॉग x, लॉग ऑफ दिस थिंग। अब लॉग में रूल ये होता है, लॉग xn इज इक्वल टू n log x। तो ये है लॉग का रूल। तो ये जो पावर है इसको मैं बाहर निकाल सकता हूं। सो ये हो गया सिंप्लीफाई। अब लॉग टेबल में हमें 36.1 देखना है, बट 36.1 को पहले हमें इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट होना चाहिए, ये पॉइंट हमेशा फर्स्ट नंबर के बाद होना चाहिए। सो ये फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट आ गया, एंड कॉन्सिक्वेंटली हमें 10⁻1 यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब लॉग टेबल में हम इसे देखेंगे 3.61 को। तो कैसे देखेंगे, लेट्स सी। तो लॉग टेबल में आपको यहां पे देखिएगा 36, दिस इज 36, और यहां पे होगा 1, सो दिस इज 1। सो इस रो और इस कॉलम के लिए यहां पे हमें एक वैल्यू मिल रही है, एंड दिस वैल्यू इज 5575। सो दिस इज द नंबर दैट वी वांट। तो ये 10⁻1 होने के कारण मैं यहां पे सबसे पहले लिख लेता हूं 1, फिर डालेंगे पॉइंट। सो लॉग टेबल से इसके लिए हमें मिला 5575। सो लेट्स राइट इट डाउन। तो इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 0.519। तो log x की वैल्यू हमें 0.519 मिली, बट हमें log x नहीं चाहिए, हमें चाहिए x। वी वॉन्ट वैल्यू ऑफ x, वी वॉन्ट दिस थिंग। तो इसके लिए अब हमें log हटाने के लिए यहां पे एंटी लॉग करना पड़ेगा। सो x इज इक्वल टू एंटी log 0.519। तो जब मैं 0.519 का एंटी लॉग करूंगा तो मुझे फाइनली x की वैल्यू मिल जाएगी।
we'll get value of this thing. तो अभी हमें इसका एंटी लॉग भी करना है। तो ये 0.519 ये इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। फर्स्ट नंबर शुड बी 0, फिर उसके बाद पॉइंट एंड देन दिस नंबर। तो हम एंटी लॉग टेबल में 51 और 9 का इंटरसेक्शन देखेंगे। वी विल सी दिस रो एंड दिस कॉलम। तो यहां पे जो हमें वैल्यू मिलेगी दैट इज आवर आंसर। तो यहां पे हमें मिल रहा है 3304। तो इसका ये मतलब है कि इसे हम लिखेंगे 3.304। तो x की वैल्यू है 3.304। तो ये था लॉग और एंटी लॉग। इसे इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो जो मैंने आपको रूल्स बीच में बताए हैं आप उनका ध्यान रखो, फिर बाद में लॉग टेबल में देखो, देन यू विल गेट द आंसर। तो हमारे x की वैल्यू आ रही है 3.304। सो हम उसे लिख देते हैं। तो ये है मेरा x और इसकी वैल्यू है 3.304। तो मैंने लिख दिया 3.304। अब 10 की पावर 2 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a आ गया 330.4 और इट शुड बी इन पिकोमीटर। तो नाइओबियम के लिए हमारे यूनिट सेल का h का लेंथ होगा 330.4 पिकोमीटर। और स्टेप्स क्या है वो आपने देख लिए। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वॉइड्स। तो वॉइड्स क्या होता है? तो ये है मेरे कुछ एटम्स। अब इस एटम के बीच में ये एक वेकेंट पोर्शन है। दिस वेकेंट पोर्शन इज कॉल्ड वॉइड। अब ये है मेरे पास 3 एटम्स। तो तीनों को मैं इस वॉइड में डाल के देखता हूं। सो लेट्स सी द फर्स्ट केस। ये वाला जो एटम है ये इस वॉइड से छोटा है, तो वो इस वॉइड में फिट आ गया। ये वाला एटम इस वॉइड में एकदम एग्जैक्टली फिट आ रहा है, तो ये भी फिट आ गया। बट ये जो एटम है ये इस वॉइड से ज्यादा बड़ा है, तो वो इस वॉइड में फिट नहीं आएगा। अब इस वॉइड का भी एक साइज होता है एंड दैट इज कॉल्ड रेडियस। अगर उस रेडियस के विद इन हमारा एटम हो तो फिट आ जाएगा, बट अगर एटम का रेडियस इस वॉइड से ज्यादा हुआ तब वो फिट नहीं आएगा। सो दैट इज आवर नेक्स्ट थिंग। तो अब हम करने जा रहे हैं रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो रूल हम यूज करते हैं अपने वॉइड्स का टाइप पता लगाने के लिए। क्या मेरा वॉइड ट्रायंगुलर वॉइड है, टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल है। सो वी कैन फाइंड आउट विद दिस रेडियस रेशियो वैल्यू। ये रेडियस रेशियो की हम वैल्यू निकालते हैं और उससे हमें पता लगता है कि हमारे पास वॉइड कैसा होगा। तो अब हम करने जा रहे हैं रेडियस रेशियो रूल। तो ये है मेरा एक ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। इसमें जितने भी एनायंस हैं वो ऑक्टाहेड्रली अरेंज्ड हैं। दिस इज माई 6 एटम्स, वो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में है। और इसके बीच एक होगा वॉइड स्पेस, इसके बीच होगा एक वेकेंट स्पेस, और उस वेकेंट स्पेस में एक कैटायन फिट आ सकता है। सो दिस इज माई कैटायन विथ पॉजिटिव साइन। ये है हमारे वॉइड वाले स्पेस में। सो ये है एक बेसिक सा डेमोन्स्ट्रेशन। तो यहां पे मैंने अपने कैटायन और एनायन दोनों को ड्रॉ किया हुआ है। सो दिस इज माई कैटायन एंड दिस इज एनायन। जो कैटायन होता है वो एनायन से काफी ज्यादा छोटा होता है। सो दिस इज कैटायन, दिस इज एनायन। अब इसका कुछ रेडियस होगा और इसका भी कुछ रेडियस होगा। तो कैटायन के रेडियस को हम कह देते हैं आर पॉजिटिव, एनायन के रेडियस को हम कह देते हैं आर नेगेटिव। तो रेडियस रेशियो का क्या मतलब होता है, यानी कि रेडियस का रेशियो। तो रेडियस रेशियो को मैं शॉर्ट में आर आर लिख देता हूं एंड इट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। तो ये है इन दोनों के रेडियस का रेशियो। अब ये चीज़ हमें कहाँ पे काम आएगी? तो ये चीज़ हमें ये पता लगाने में काम आएगी कि जो हमारा वॉइड है वो कौन से डिज़ाइन में है। हम कैटायन टू एनायन का रेशियो निकालेंगे और उससे जो हमें वैल्यू मिलेगी उससे मुझे पता चलेगा कि जो हमारा वॉइड है वो ट्रायंगुलर वॉइड है या टेट्राहेड्रल वॉइड है या ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो अगर मेरा रेडियस रेशियो 0.155 से लेके 0.225 के बीच में है तो हमारा वॉइड होगा ट्रायंगुलर वॉइड। ये मेरे एनायन इस तरीके से जुड़े हैं और इसके बीच में जो वॉइड है दैट इज ट्रायंगुलर वॉइड। तो ये है हमारी पहली चीज। अगर 0.155 से लेके 0.225 तक रेडियस रेशियो आ रहा है हमारा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वॉइड है दैट इज ट्रायंगुलर वॉइड।
अगर हमारा रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 के बीच में आ रहा है तो उसका मतलब ये होगा कि जो मेरा वॉइड है वो वॉइड होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल कैसा स्ट्रक्चर होता है? टेट्राहेड्रल ऐसा होता है। तो ये रहे मेरे सारे एटम्स, ये रहे 4 एटम्स, 3 नीचे ट्राइंगुलर फॉर्म में और एक ऊपर एंटीना की तरह। तो ये 4 एटम्स है और इसके बीच में जो वेकेंट स्पेस है दैट इज माय टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये वही स्ट्रक्चर है। ये 3 एटम्स है, एक एटम ऊपर है और इसके बीच में हमारे पास एक वेकेंट स्पेस है जहां पे हम कैटायन डाल रहे हैं, दिस थिंग। तो ये है मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये जो भी वैल्यूज हैं हमें लर्न करनी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। तो यहां पे मेरा जो रेडियस रेशियो है दैट इज बिटवीन 0.414 एंड 0.732। अगर हमारा रेडियस रेशियो 0.414 से लेके 0.732 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास इस तरीके से 4 एटम्स होते हैं, एक एटम ऊपर होता है और एक एटम नीचे होता है। सो दिस इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर और इसके बीच में जो वॉइड होता है दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इसी चीज को हमने इस तरीके से ड्रॉ किया है। ये रहा मेरा ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। ये मेरे सारे एनायंस हैं, ये आसपास अरेंज्ड हैं, 4 इधर, एक एनायन होगा ऊपर, एक एनायन होगा नीचे। तो ये है ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट और इसके बीच में होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड और इसमें ये रहा मेरा कैटायन। तो ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये होता है इस रेंज के बीच में। अब आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे एक इक्वल का साइन लगा हुआ है। ये इक्वल साइन ये शो कर रहा है कि अगर 0.414 रेडियस रेशियो आ रहा है तो वो इस रेंज में इंक्लूड होगा। सो दिस इक्वल वैल्यू डिनोट्स दैट 0.414 इज इंक्लूडेड। तो 0.414 और 0.414 से लेके 0.732 के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं दैट विल बी कवर्ड इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब रेडियस रेशियो अगर हमारा 0.732 या 0.732 से ज्यादा हुआ तो उस केस में ये वाला वॉइड होगा, दिस इज सिंपल क्यूबिक वॉइड। तो ये एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा, ये है एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर और इसके बीच में जो वॉइड होता है दैट इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक वॉइड। तो सबसे पहले हम रेडियस रेशियो निकालेंगे और उस रेडियस रेशियो की वैल्यू से हमें पता चलेगा कि हमारे पास कौन सा वॉइड होगा। सो लेट्स सम इट अप। तो सम अप करने के बाद हमारे पास ये आ रहा है 0.15 से 0.225 के बीच में हमारे पास आएगा ट्राइंगुलर वॉइड, 0.225 से 0.414 के बीच में हमारे पास आएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। यहां पे आप देख सकते हो कि इक्वल साइन है। इक्वल साइन का मतलब कि अगर रेडियस रेशियो 0.225 आता है तो वो इस केस में लाई करेगा। यहां पे आप देख सकते हो यहां पे भी 0.225 लिखा हुआ है बट इसमें इक्वल का साइन नहीं है। तो अगर 0.225 आता है तो उसे हम इधर काउंट नहीं करेंगे, हम उसे इधर काउंट करेंगे। तो 0.225 से लेके 0.414 के बीच में जो है वो हमें देगा टेट्राहेड्रल वॉइड और 0.414 से 0.732 के बीच में जो है वो हमें देगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड और 0.732 से लेके 1 के बीच में जो भी है दैट विल गिव अस सिंपल क्यूबिक वॉइड। अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो मुझे कैटायन का रेडियस दिया हुआ है 88 पिकोमीटर, एनायन का रेडियस दिया हुआ है 200 पिकोमीटर। तो रेडियस रेशियो कैसे निकालते हैं? कैटायन और एनायन के रेडियस को डिवाइड करके। तो कैटायन है 88, एनायन है 200। तो इन दोनों को डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 0.44। तो ये आ गया रेडियस रेशियो। तो ये जो 0.44 है वो इस रेंज में लाई करता है। 0.44, 0.414 से लेके 0.732 के बीच में लाई करता है। सो दिस इज दैट केस। और इसके लिए जो वॉइड होता है दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब मुझे पूछा जा रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो ऑक्टाहेड्रल किस तरीके का होता है? ऑक्टाहेड्रल ऐसा होता है, ये होता है कैटायन, बाकी सब है एनायन। दिस इज ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। अब आप ये देख सकते हो कि ये जो कैटायन है इसके आसपास 6 एटम्स हैं, इसके सराउंडिंग नेबर पे हैं 6 एटम्स। तो इन एटम्स को काउंट करने पे हमें मिलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब क्योंकि ये 6 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6।
सो दिस क्वेश्चन इज डन। अब चलते हैं हम आगे। अब हम टॉपिक करने जा रहे हैं स्टैकिंग पैटर्न। तो स्टैकिंग का मतलब आपको पता होगा, जैसे हम प्लेट्स को स्टैक करते हैं वैसा ही स्टैक करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला। इसमें सारे के सारे एटम्स एक लाइन में अरेंज्ड हैं। सो दिस इज लीनियर अरेंजमेंट। अब यही वाला पैटर्न मैं डायरेक्टली इसके बिलो डालते रहूंगा और उससे मुझे ये एक पैटर्न मिल रहा है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यू कैन सी कि यहां पे एक स्क्वायर बन रहा है। सो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सो आप यहां पे नोटिस कर सकते हो कि यहां पे एक एटम अपने आसपास के 4 एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर हम इसका पैकिंग फ्रैक्शन देखें, हम ये देखें कि ये कितना वेल पैक्ड है, तो ये है 52.4% वेल पैक्ड। अब नेक्स्ट केस में हम ये जो पैटर्न है वही रिपीट करेंगे, बट वी विल पुट इट लाइक दिस। हमने डायरेक्टली बिलो नहीं डाला, इस बार हमने डिप्रेशंस के साथ अलाइन करके एटम्स को डाला है। अब दोबारा हम सेम ही काम करेंगे। वी विल अगेन पुट सेम पैटर्न इन द डिप्रेशन। सो हम यही पैटर्न को अब बार बार रिपीट करते रहेंगे और उससे मुझे मिलेगा ये वाला पैटर्न। अब ये जो पैटर्न है इसे हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आप ये देख सकते हो कि ये रहा एक एटम और इसके साथ 6 एटम्स जुड़े हुए हैं। इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में 6 एटम्स हैं। सो ये ज़्यादा वेल पैक्ड है। तो अगर हम इसकी पैकिंग फ्रैक्शन देखें तो इसकी पैकिंग फ्रैक्शन होगी 60.4%, यानी कि ये काफ़ी वेल पैक्ड है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। तो ये है एक हेक्सागोनल अरेंजमेंट। इसी के ऊपर मैंने एक डाल दिया हेक्सागोनल अरेंजमेंट। तो जितने भी यहाँ पे डिप्रेशंस हैं उन पे हमारे एटम्स अब आ रहे हैं। सो इस तरीके से सेम ही पैटर्न को मैंने इस तरीके से इसके ऊपर डाल दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। अब वो कैसे? ये रे मेरे 3 एटम और उसके ऊपर एक ये है एटम। तो ये हो गए 4 एटम और ये है टेट्राहेड्रली अरेंज्ड और ये वाला वॉइड है टेट्राहेड्रल वॉइड। इसे हम एक्स से डिनोट कर देते हैं। तो ये सारे एक्स हैं हमारे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये रहे 3 एटम और उसके ऊपर है ये 3 एटम्स। ये 3 एटम, ऊपर भी 3 एटम, तो टोटल हो गए 6 एटम। और अगर इसे हम टिल्ट करके ड्रॉ करेंगे देन these 6 atoms will be octahedrally arranged. So इसके बीच में जो void होगा वो होगा octahedral void. So look at this portion. ये जो void होगा ये void होगा octahedral void. ये भी होगा octahedral void. ये भी होगा octahedral void. तो ये सारे हैं octahedral voids. तो जो मेरा नीचे वाला लेयर है उसे मैं कह देता हूँ A और जो ऊपर वाला लेयर है उसे मैं कह देता हूँ B. अब इसको हम 3 डायमेंशन में लेके जाते हैं। अब इस लेयर के ऊपर ये 2 लेयर्स हैं हमारे पास। इन दोनों लेयर्स के ऊपर हम एक और लेयर डालेंगे। अब इन्हीं पैटर्न्स को जब हम स्टैक करने लगेंगे इसी तरीके से, देन वी विल गेट 2 मोर पैटर्न्स। तो अब आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो हमारे पास 2 क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है HCP और एक होता है CCP। HCP का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CCP का मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो अब हम दोनों का अरेंजमेंट देखते हैं। दिस इज माई फर्स्ट लेयर A। अब इसके नीचे आ रहा है ये B लेयर। सो B लेयर इज दिस लेयर। तो ये भी हेक्सागोनल पैटर्न ही है। इसी लेयर का हमने पार्ट यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अब हमारे पास सेम ही चीज रिपीट होगी। अगेन A विल कम एंड अगेन B विल कम। तो इसे हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सो इसमें पैटर्न होता है AB पैटर्न। अब चलते हैं हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग पे। तो ये रहा मेरा A लेयर और इसके नीचे हमने डाल दिया ये B लेयर। अब हमारे पास एक नया लेयर आया C लेयर। यू कैन सी कि तीनों का ओरिएंटेशन डिफरेंट है, बट अगर आप इसको एक्सपैंड करो देन यू विल गेट दिस थिंग, यू विल गेट दिस हेक्सागोनल पैटर्न। अब यही ABC पैटर्न बार बार रिपीट होते रहेगा एंड इससे मुझे मिलेगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग और ये होगा ABC पैटर्न में। तो ये था HCP और CCP। HCP था AB पैटर्न में। क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है ABC पैटर्न में। अब हम देखते हैं ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दिस इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये रहा स्मॉल A लेयर। अब यही वाला स्मॉल A लेयर इसके टॉप पे डाल दें, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही। अगेन A लेयर
एंड यही लेयर जब रिपीट होते रहेगा देन वी विल गेट ए। तो जो मेरा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसमें होता है ए पैटर्न, यानी कि इसमें सेम ही पैटर्न बार बार रिपीट होते रहता है। अब देखते हैं हम BCC। तो BCC भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ही बनता है। जब हम इसको 3D वे में अरेंज करेंगे देन वी विल गेट BCC अरेंजमेंट। तो ये जो स्क्वायर क्लोजिंग पैकिंग है इसके बीच में ये डिप्रेशंस हैं। अब इसी डिप्रेशन पे मैं सेम ही लेयर डाल देता हूँ। सो मैंने ये डाल दिया, देन वी गेट दिस B लेयर। ये था A लेयर, ये है B लेयर। अब इसी लेयर को जब मैं बार बार रिपीट करते रहूँगा देन वी विल गेट दिस AB पैटर्न। सो ये है मेरा BCC के लिए पैटर्न। तो जितने भी स्टैकिंग पैटर्न्स हैं वो हमने देख लिए। अब चलते हैं हम आगे। अब हम करने जा रहे हैं नंबर ऑफ वॉइड्स वाला कॉन्सेप्ट। अब नंबर ऑफ वॉइड्स वाले कॉन्सेप्ट से मुझे ये पता चलेगा कि मेरे पास कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं और कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं। सो यहाँ पे मुझे ये कॉन्सेप्ट काम आता है। तो ये चीज़ करेंगे हम क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर के लिए। ये नंबर ऑफ वॉइड्स वाला जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ दैट इज वैलिड फॉर क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, यानी कि HCP और CCP के लिए। अभी जो मेरे CCP और HCP होते हैं दैट इज इक्वलेंट टू फेस सेंटर्ड सेल। वो हमारे फेस सेंटर्ड सेल की तरह ही होते हैं। जैसे फेस सेंटर्ड सेल में टोटल 4 एटम होते हैं यूनिट सेल के अंदर, उसी तरीके से CCP और HCP में भी 4 एटम्स के इक्वलेंट होगा। सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन CCP एंड HCP इज इक्वल टू 4। लेट्स से कि मेरे पास टोटल n एटम्स है, वी हैव दिस मच एटम्स। तो इसमें वॉइड्स कितने होंगे, इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे। सो इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे ट्वाइस ऑफ n। तो इसमें जितने एटम्स हैं उसका 2 गुना इसमें वॉइड होगा। और कौन सा वाला वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा n। तो जितने एटम्स हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं। अब हम देखते हैं CCP और HCP के लिए। तो CCP में होता है Z इक्वल टू 4, यानी कि इसमें टोटल 4 एटम्स हैं। तो इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड होगा 2 × 4 यानी कि 8। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा n यानी कि 4। तो हमें ये समझ आ गया है कि इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे। अब हम ये देखते हैं कि इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे होंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे होंगे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ये वाले वॉइड्स होते हैं जो 6 एटम्स के बीच में होते हैं। सो जो CCP और HCP स्ट्रक्चर होता है वो FCC की तरह दिखता है। तो ये आप बॉडी सेंटर देखो, तो बॉडी सेंटर में ये फेसेस वाले हमारे पास 6 एटम्स डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो यहां पे जो वॉइड होगा दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो एक बॉडी सेंटर में हो गया हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हम देखते हैं एजेस पे। सो लेट्स सी दिस डायग्राम। तो ये 2 एजेस वाले एटम, ये 2 फेसेस वाले एटम और ये 2 फेसेस वाले एटम। तो ये हैं 6 एटम्स और इसके बीच में जो वॉइड आएगा दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो यू कैन सी कि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे है, ये है एजेस पे। तो यहाँ पे टोटल 12 एजेस हैं, तो 12 के 12 एजेस पे हमारे को ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है बॉडी सेंटर में और एजेस में। अब हम ये देखते हैं कि यूनिट सेल के विद इन कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। सो बॉडी सेंटर के कारण एक, दैट इज क्लियर कि जो एक वॉइड है दैट इज कंप्लीटली विद इन बॉडी सेंटर, तो उसे हम एक काउंट करेंगे। अब एजेस हमारे पास कितने हैं, 12। हमारे पास 12 एजेस हैं और एज पे जो होते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4। सो 12 को हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड इट कम्स 3। तो इसमें एजेस के कारण 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आए और बॉडी सेंटर के कारण 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो इसमें टोटल हुआ 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सो ये हमारे फॉर्मूले को जस्टिफाई कर रहा है। अगर n एटम्स होंगे तो n ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। हमारे इस यूनिट सेल में टोटल 4 एटम्स थे, तो यहां पे हमारे पास 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं। अब आ रही है टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसमें 4 एटम्स होते हैं और इसके बीच में होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अब इस यूनिट सेल में मैं अब टेट्राहेड्रल वॉइड ढूंढता हूं। तो ये रहा एक कॉर्नर और ये रहे फेस के एटम्स, तो ये हो गए 4 एटम। अब इसके बीच में आएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। सो 8 कॉर्नर्स हैं, तो हमारे पास होंगे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सो टेट्राहेड्रल वॉइड हुआ हमारे पास 8।
तो ये भी फॉर्मूले को जस्टिफाई कर रहा है। तो ये चीज़ हो गई डन। अब चलते हैं हम आगे। अब इस वॉइड्स वाले कॉन्सेप्ट को मैं यूज़ करूँगा फॉर्मूलेज निकालने में। तो इसमें हमें ये बताया हुआ है कि जो हमारा ऑक्साइड आयन है दैट इज इन क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, वो HCP में है, और जो हमारा आयरन आयन है दैट इज 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो हमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई है और इस इंफॉर्मेशन को यूज करके मुझे फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला निकालना है। तो ऑक्साइड आयन है क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर में, क्लोज्ड पैक के लिए Z होता है 4, तो हमारा ऑक्साइड आयन आ गया 4। अब क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? अगर हमारे पास टोटल n एटम्स हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी होगा n, तो ये चीज हमें पता है। तो इस यूनिट सेल में टोटल 4 एटम्स हैं, वी हैव 4 एनायंस, तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी होगा 4। अब आयरन आयन कितना होगा? आयरन आयन के लिए हमें पता है दैट इज 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना आया? 4। सो लेट्स राइट इट डाउन, 2/3 इंटू 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 8/3। अब Fe इज इक्वल टू 8/3, O इज इक्वल टू 4। अब ये 4 से 8 कट जाएगा, वील गेट 2, और ये 3 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। सो वी गेट दिस Fe2O3। तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला है Fe2O3, और यहां पे हमने यूज किया नंबर ऑफ वॉइड्स वाला कॉन्सेप्ट। सो दिस इज डन। तो अब हम सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं एंड दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? तो ये रहा मेरा एक सिंपल क्यूबिक सेल, ये है इसके एटम्स, दीज आर इट्स एटम, एंड यू कैन सी कि एटम्स के अलावा भी यहां पे स्पेसेस हैं, दीज आर वेकेंट स्पेसेस। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो यूनिट सेल है ये पूरा का पूरा फिल्ड नहीं है, इसमें एटम्स ने कुछ पोर्शन ऑक्यूपाई किया हुआ है पर बाकी का पोर्शन खाली है। सो इसके लिए हम निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स, इसमें जितने भी एटम्स है उसका वॉल्यूम। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। दिस यूनिट सेल इज क्यूबिक, तो इस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी टोटल वॉल्यूम, और इसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से ताकि ये हमें परसेंटेज फॉर्म में मिले। तो सबसे पहले हम बात करें सिंपल क्यूबिक सेल की। अब सिंपल क्यूबिक सेल के लिए Z होता है 1, यानी कि इसमें सिर्फ एक एटम के इक्विवेलेंट होता है। सो इस सिंपल क्यूबिक सेल में सिर्फ एक एटम है। अब एटम कैसा होता है? एटम होता है स्फेरिकल और इसका रेडियस है स्मॉल r। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। सो दिस इज माई वॉल्यूम ऑफ एटम, मेरे एटम का इतना वॉल्यूम होगा। अब हमारे पास सिर्फ एक ही एटम है तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब। सो लेट्स राइट इट डाउन। सो दिस इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम। अब टोटल वॉल्यूम देखते हैं, तो टोटल वॉल्यूम है इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो इस क्यूब के सारे डायमेंशंस क्या हैं? A एंड A। तो क्यूब का वॉल्यूम हमें पता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है A क्यूब, और इसके बाद हम अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो हमें पता है कि सिंपल क्यूबिक सेल में A और R के बीच में क्या रिलेशन होता है। इट इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो मैं यहां पे वही पुट कर देता हूं। सो आई विल गेट 4/3 पाई r क्यूब, A क्यूब की जगह मैं लिख देता हूं 2r का होल क्यूब इंटू 100। अब 2r का होल क्यूब जब हम सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट 8r क्यूब। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, ये r क्यूब से r क्यूब जाएगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7, सो हम उससे डालेंगे एंड देन वी विल कट एंड कैलकुलेट, और उससे हमें मिलेगा इसका पैकिंग फ्रैक्शन। तो सिंपल क्यूबिक सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन आया 52.4%। अब चलते हम अपने नेक्स्ट पे। तो ये है मेरा फेस सेंटर्ड सेल और इसमें होते हैं 4 एटम। इसके यूनिट सेल के अंदर सिर्फ 4 एटम होते हैं। तो एक एटम का वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब, तो 4 एटम का कितना वॉल्यूम होगा? 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। सो दैट विल बी द वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम क्या होगा? दिस इज क्यूब, तो क्यूब के लिए होता है A क्यूब,
सो वी विल राइट दैट। अब जो FCC होता है उसमें A और R के बीच में क्या रिलेशन होता है? सो वी नो दैट कि A होता है 2/√2 R के बराबर। सो वी विल पुट दैट हेयर और साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे 100। तो 2 का क्यूब करेंगे तो आएगा 8, √2 का क्यूब करेंगे तो आएगा 2/√2। तो 8 × 2/√2 गिव्स अस 16/√2। सो लेट्स राइट इट डाउन। अब R क्यूब से R क्यूब गया, 16 से 16 गया, एंड पाई होता है 22/7। विल पुट दैट। अब इस √2 को कैसे सॉल्व करते हैं वो हमें पता है। जब नीचे √2 होता है तो हम उसे रैशनलाइज करते हैं। तो ऊपर भी √2 और नीचे भी √2 मल्टीप्लाई करेंगे, उससे हमें मिल जाएगा √2/2। तो पाई की वैल्यू होगी 22/7। वी नो दैट √2 की वैल्यू होती है 1.44, तो हम उसे डाल देंगे एंड इस चीज को पूरा कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 74%। तो FCC के लिए हमारा पैकिंग फ्रैक्शन आया 74%। अब हम देखते हैं BCC के लिए। अब ये है मेरा बॉडी सेंटर्ड सेल, और बॉडी सेंटर्ड सेल के लिए मुझे पता है कि उसके लिए Z होता है 2 के बराबर, यानी कि उसमें 2 के इक्विवेलेंट एटम होता है। तो एक एटम का वॉल्यूम है 4/3πr³, तो 2 एटम्स का वॉल्यूम होगा 2 × 4/3πr³। अब टोटल वॉल्यूम कितना है? टोटल वॉल्यूम हमें पता है A³ × 100। अब A और R के बीच में रिलेशन क्या होगा इसमें? वी आर डूइंग इट फॉर BCC। तो BCC के लिए हमने ऑलरेडी किया हुआ है A = 4R/√3। तो यही चीज अब मैं यहां पे पुट करूंगा। तो अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आई विल नॉट डू दैट हेयर। √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो वो आप पुट कर लेना एंड में। तो इस चीज को आप जब पूरा सॉल्व कर लोगे देन इट विल कम 68%। तो BCC के लिए हमारा पैकिंग फ्रैक्शन आया 68%। तो अब इसे हम सम अप करके लिखते हैं। सिंपल क्यूबिक सेल के लिए हमारा पैकिंग फ्रैक्शन आया 52.4%, FCC के लिए हमारा पैकिंग फ्रैक्शन आया 74%, और BCC में हमारा पैकिंग फ्रैक्शन आया 68%। तो हमें यह पता चल रहा है कि FCC सबसे ज्यादा वेल पैक्ड है, एंड देन BCC, और सबसे एंड में सिंपल क्यूबिक सेल। सो पैकिंग फ्रैक्शन से मुझे यह पता लगता है कि मेरा यूनिट सेल कितना वेल पैक्ड है। जैसे FCC के लिए मेरा 74% आया, तो पूरे यूनिट सेल में से 74% पोर्शन में एटम है, और बाकी के जो 26% है दैट इज वेकेंट। 74% फिल्ड है, 26% वेकेंट है। सो दिस इज पैकिंग फ्रैक्शन। सो दिस